आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। जैसे हमने इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशंस करना शुरू किया तो हमने ये स्टडी किया कि किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो मटेरियल के एक डायमेंशन में चेंज आता है। जिन अलग अलग डायमेंशंस को हमने अलग अलग तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन का नाम दिया, लेकिन असल में होता यूं है कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस मटेरियल का सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन नहीं बदलता है, बल्कि उसकी असर दूसरे डायमेंशन के ऊपर भी होती है। तो अगर हम इन दोनों डायमेंशंस को एक दूसरे के साथ रिलेटिवली ऑब्जर्व करते हैं तो यहां से एक नई टर्म उभर के आती है जिसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो इस टॉपिक का डिस्कशंस हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। कंसीडर कीजिए कि आपके पास कोई एक इलास्टिक मटेरियल है। जिस इस इलास्टिक मटेरियल के अलग अलग डायमेंशंस को अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं तो कंसीडर कीजिए कि इस डायमेंशन का डायमीटर क्या है, d है, और यहाँ पे इस डायमेंशन की जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल L है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल इन इनिशियल स्टेट। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास दो अलग अलग तरह के फोर्स है, एक है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं टेंसाइल के बारे में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ टेंसाइल, तो वो फोर्स यहाँ पे दो अलग अलग छोर के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल में कुछ इस तरह से चेंज आएगा। तो ये आपका जो ब्लू कलर था मटेरियल था वो क्या था, एक्चुअल मटेरियल था, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल है वो क्या है, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंज में आपको मिलेगा वो मटेरियल है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस नए मटेरियल के डायामीटर में आपको कुछ चेंज मिलेगा। वो चेंज यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्चुअल डायामीटर d प्लस डेल्टा डी। डेल्टा डी यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर यहाँ पे डेल्टा डी डिक्रीजिंग में है तो ये डेल्टा डी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने की वजह से ये जो आपका इनिशियल डायमीटर था d, उनमें से ये क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, d माइनस डेल्टा डी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फोर्स कंप्रेसिव लगाया होता तो क्या होता, यहाँ पे डायामीटर में इंक्रीजिंग होता, इजाफा होता, तो क्या होता, रिजल्टेंट डायामीटर d प्लस डेल्टा डी होता। सो यहाँ पे मैंने अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा डी को एडिटिव कंडीशन में लिखा है, लेकिन ये डेल्टा डी कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों केस में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो सकता है। इसे हम यहाँ पे अलग अलग केस में स्पेसिफिकली चेंज करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायामीटर में जो चेंज है वो क्या है, डेल्टा डी है, और यहाँ पे जो लेंथ में चेंज है उसे हम क्या कहेंगे, L प्लस डेल्टा L। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने फोर्स लगाया तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा उस डायरेक्शन का डायमेंशन इंक्रीज हुआ, लेकिन उस डायमेंशन के परपेंडिकुलर वाला डायमेंशन यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे इन बातों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके चलिए। तो यहाँ पे जो हमें नोटिस करना है वो क्या है कि ये जो मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, इस कंडीशन को आप यहाँ पे इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो वो डायमेंशन जो है, वो डायमेंशन यहाँ पे रिलेटिवली चेंज हो रहे हैं। एक डायमेंशन घट रहा है तो दूसरा डायमेंशन बढ़ रहा है। तो इनके बारे में हमने पहले किस साइंटिस्ट के मुंह से सुना, तो इसका नाम था पॉइजन, जिस वजह से हमने इस कंडीशन को या फिर इस ऑब्जर्वेशन को क्या नाम दिया, पॉइजन्स रेशियो। तो यहां पे हम नोटिस कर लेते हैं, एज शोन इन द फिगर, व्हेन एन इलास्टिक बॉडी लाइक वायर और रोड इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस, देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल फोर्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से डायमेंशन इंक्रीज होता है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने टेंसाइल फोर्स लगाया था उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ का इजाफा देखा, वो लेंथ का इजाफा किस डायरेक्शन में हो रहा था, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था उस डायरेक्शन में। और आगे देखिए, while its other dimension perpendicular to its length decreases। तो जैसे लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ लेंथ के परपेंडिकुलर वाला जो डायमेंशन है जिसे हमने यहाँ पे कहा है डायामीटर, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये थी हमारी इनिशियल ऑब्जर्वेशन अबाउट पॉइजन्स रेशियो।
अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व करना है, तो कुछ बातें इनके लिए भी नोटिस कर लेते हैं। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ इंक्रीजेस एंड इट्स डायमीटर डिक्रीजेस। तो जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो यहाँ पे सब्जेक्टिवली डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर हम लेंथ और डायमीटर इन दोनों के रेशियो को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी नोटिस कर लीजिए, द फ्रैक्शनल चेंज इन द ट्रांसवर्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन लॉन्जिट्यूडनल लेंथ। तो ये लॉन्जिट्यूडनल लेंथ है वो क्या है, वो यहाँ पे है फोर्स की डायरेक्शन में मिलने वाली लेंथ। लेकिन ये जो आपकी ट्रांसवर्स लेंथ है, वो ट्रांसवर्स लेंथ क्या है, वो यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जो डायमेंशन है उस डायमेंशन की लेंथ। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स लेंथ बनेगी आपकी डायामीटर में आने वाली चेंज की बातें, और यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल लेंथ क्या बनेगी, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे एक्चुअली फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो आपकी ट्रांसवर्स लेंथ में जो ये प्रोपोर्शनल चेंज आ रहा है वो यहाँ पे किसके इक्वल में है, वो भी यहाँ पे लेंथ में जो चेंज आ रहा है लॉन्जिट्यूडनल लेंथ में उसके इक्वल में है, या फिर यूं कहिए इसके प्रोपोर्शनल में है। सो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स लेंथ प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडनल लेंथ। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स लेंथ और लॉन्जिट्यूडनल लेंथ को अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में लिखते हैं तो उन दोनों लेंथ में आने वाले चेंज के फ्रैक्शन को भी हम प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपका ये बन के आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा डी और डी क्या है, डेल्टा डी है आपके डायामीटर में आने वाला चेंज, और अपॉन डी क्या है, ओरिजिनल डायामीटर। तो आप यूं कहिए कि आपने डायामीटर की डायमेंशन में जो यहाँ पे चेंज हो रहा है उस चेंज को ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या लिखा है, फ्रैक्शनल कंडीशन में लिखा है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इस केस में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डायामीटर रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से हमने डेल्टा डी अपॉन डी इस फैक्टर को नेगेटिव लिखा है। लेकिन ये फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल में है, तो ये प्रोपोर्शनल में है लेंथ में आने वाले चेंज के इक्वल में। तो यहाँ पे आप लेंथ को जो चेंज हो रहा है उसे आप यहाँ पे डेल्टा एल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो इसकी एक्चुअल लेंथ थी वो क्या थी, एल थी। सो यहाँ पे लेंथ में जो चेंज है उस फ्रैक्शन को आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो डायामीटर में आने वाले चेंज का जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन लेंथ में आने वाले चेंज के फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल में है, जिस वजह से हमने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा है। लेकिन किसी भी रिलेशन में अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन है तो उस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक कांस्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट और दूसरा होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट तो हम ऐसे केस में लिख सकते हैं जहां पे मटेरियल की अपनी टेंडेंसी कोई भी रोल रिप्रेजेंट ना कर रही हो। लेकिन यहां पे होता क्या है कि अगर आप ऐसे केस को रबर के बारे में आप चेक करते हैं, ऐसे केस को अगर आप स्टील के बारे में चेक करते हैं, ऐसे केस को अगर आप किसी और मटेरियल के बारे में चेक करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल का नेचर चेंज होने के साथ साथ ये जो आपका रेशियो है वो रेशियो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का टर्म है, मतलब कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो सकता है। जब हम अलग अलग मटेरियल में अलग अलग नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट बनेगा, मतलब कि ये अलग अलग मटेरियल की इसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट एस्टैब्लिश करेंगे उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन के आएगा, इक्वेशन होगा चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे डायमीटर का चेंज नेगेटिव रहेगा और लेंथ का चेंज पॉजिटिव रहेगा, और इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो का इक्विवेलेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे किन से लिखेंगे, सिग्मा से लिखेंगे। और ये सिग्मा यहाँ पे क्या है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो जो बात हमने आगे शुरू की थी वो बात असल में यहाँ पे डिफाइंड होती है कि पॉइजन्स रेशियो असल में है क्या। जैसे ही हम किसी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस मटेरियल के एक डायमेंशन में इंक्रीजिंग आपको ऑब्जर्व होता है, तो दूसरे डायमेंशन में रिलेटिव चेंज आपको डिक्रीजिंग केस में ऑब्जर्व होता है। तो इन दोनों को अगर आप यहाँ पे रेशनल चेंज में लिखते हैं या फिर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट रिलीवेंस मिलता है। उस कांस्टेंट रिलीवेंस को आप यहाँ पे क्या कहेंगे,
पॉइजन्स रेशियो। तो एक डायमेंशन यहाँ पे बढ़ेगा तो दूसरा डायमेंशन यहाँ पे घटेगा, जिस वजह से यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो नेगेटिव पॉजिटिव केस में हो सकता है। सो यहाँ पे एक और बात नोटिस कीजिए कि ये जो आपका पॉइजन्स रेशियो है, उस पॉइजन्स रेशियो का यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो सकता है। थियोरेटिकली द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा से मतलब है पॉइजन्स रेशियो, फॉर अ स्टेबल आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दो बातें क्लेरिफाई कर देता हूं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल या फिर आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है और एन आइसोट्रोपिक मीडियम या फिर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। अब देखिए आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल को आप किसी भी डायरेक्शन से ऑब्जर्व करते हैं तो उन सभी डायरेक्शन में उस मटेरियल की जो नेचर है, टेंडेंसी है या फिर प्रॉपर्टीज है, वो क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेंगी। मतलब कि अगर आप किसी ग्लास को कंसीडर कीजिए, किसी रबर को कंसीडर कीजिए और उस रबर को आप लेंथ वाइज ऑब्जर्व कीजिए या फिर उसके डायमीटर के वाइज ऑब्जर्व कीजिए या फिर उसको डायगोनली ऑब्जर्व कीजिए, तो किसी भी डायरेक्शन में या फिर किसी भी प्लेन में आपको ये जो इनकी सभी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी ऐसे मटेरियल को देखते हैं कि जिन मटेरियल में आपको डायगोनल डायरेक्शन में या फिर लेंथ वाइज डायरेक्शन में या फिर डायामीटर की डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग मिल रही है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ऐसे एन आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हम इस पॉइजन्स रेशियो को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी लेंथ के अकॉर्डेंस में उसकी प्रॉपर्टी अलग है और अगर इसके डायमीटर के अकॉर्डेंस में इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो इन दोनों में आने वाले चेंज को हम यहाँ पे एक दूसरे के प्रपोजनल में नहीं लिख सकते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो यहाँ पे किसके बारे में लागू होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में लागू होता है। तो आई होप कि आपको ये आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक मटेरियल को अच्छी तरह से समझने में आसानी रही होगी। अगर आप इन मटेरियल को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप गूगल में इसकी GIF या फिर एनिमेटेड कंडीशंस को देख सकते हैं। आपको वहां पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में किस तरह से चेंज होता है ये आप देख सकेंगे कि अलग, अगर हम यहाँ पे आइसोट्रोपिक मटेरियल लेते हैं तो हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है या फिर हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे पोलराइजेशन या फिर किसी अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात करें ऐसे मटेरियल में, तो ये होगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और हम कई सारी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में एनाइसोट्रोपिक मटेरियल को यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिमिटेड है। किस हद तक, आइसोट्रोपिक मटेरियल की हद तक लिमिटेड है। सो यहाँ पे फिर से रीड कर लेते हैं। थियोरेटिकली द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर अ स्टेबल आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक मटेरियल lies between -1.0 and 0.5 due to requirement that Young's modulus Y, bulk modulus K and modulus of rigidity eta have positive values। तो यहाँ पे तीन अलग अलग नाम आपको मिल रहे हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन सभी मॉड्यूलस को हम कलेक्टिवली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी मटेरियल में अगर इलास्टिसिटी का नेचर है तो उन सभी मटेरियल के लिए हमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जैसी प्रॉपर्टीज मिल सकती है। और ये तीनों प्रॉपर्टी असल में क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे स्टील के बारे में बात करते हैं तो स्टील के लिए जो यंग मॉड्यूलस होगा वो यहाँ पे स्टील के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप रबर के लिए उसी यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो स्टील से डिफरेंट होगा। तो इन सभी बातों के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अलग अलग मॉड्यूलस के लिए वो अलग अलग मॉड्यूलस किस तरह से डिटरमाइन होते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर आप किसी भी मटेरियल की यंग मॉड्यूलस को जानते हैं और उस यंग मॉड्यूलस की वैल्यू को कंपेयर करते हुए उसी ही मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको इन दोनों मॉड्यूलस के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बात नोटिस करनी पड़ेगी और वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो आप इस दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन को भी समझ लीजिए कि पॉइजन्स रेशियो दो अलग अलग डायमेंशन में आने वाले चेंज को ऑब्जर्व करता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही,
लेकिन एक मटेरियल के किसी एक मॉड्यूलस को अगर आप जानते हैं और उसी मॉड्यूलस को कंपेयर करते हुए दूसरे मॉड्यूलस को अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू चाहिए होगी। अगर आप पॉइजन्स रेशियो जानते हैं तो आप यंग मॉड्यूलस से बल्क मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से आप यहाँ पे यंग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। तो एक वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ये सभी मॉड्यूलस के बीच में इंटर रिलेशन क्या है। तो एक बात आपने ये नोटिस कर ली कि जो आपका ये पॉइजन्स रेशियो है वो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नोटिस कर लीजिए, द प्रैक्टिकल वैल्यू इज पॉजिटिव एंड लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.4। पॉइजन्स रेशियो इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपके पास जो भी चेंज है वो चेंज क्या है, डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल। सो यहाँ पे डायामीटर अपॉन डायामीटर और लेंथ अपॉन लेंथ है। तो यहाँ पे जो भी डायमेंशंस या फिर जो भी यूनिट है वो यूनिट यहाँ पे कैंसल हो जाते हैं, जिस वजह से आपका ये जो पॉइजन्स रेशियो है वो असल में क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने पॉइजन्स रेशियो के बारे में अच्छी बातें अच्छी तरह से नोटिस कर ली है कि पॉइजन्स रेशियो असल में है क्या, पॉइजन्स रेशियो का मतलब क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो के यूज़ को अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो वो किस टाइप के मटेरियल तक ये लिमिटेड है। और बाद में हमने ये देखा कि ये जो आपका पॉइजन्स रेशियो है वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में 3 अलग अलग मॉड्यूलस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको यहाँ पे मिल गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।